हाय एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है जुमानी एकेडमी में। हम कर रहे थे मार्वल के पेपर के सेक्शन ए के सॉल्यूशंस मैथ्स में। तो जो है अभी तक हमने पेपर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब आते हैं पेपर 5 पे। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले जो आपका ये क्वेश्चन है 24 मार्क्स का है बराबर, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क का वेटेज है। जो आपका पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 to 6, वो स्पेशली कितने क्या होता है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है। अब देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया वो देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ a1 by a2 is equal to b1 by b2 c1 by c2 then its graphical form shows as dash। ग्राफिकल फॉर्म के बारे में पूछा है कि कैसा दिखेगा जब भी ये तीनों ही इक्वल हो जाते हैं। बराबर है, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बराबर। तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन। क्लियर है, तो याद रखना है। और ये अगेन देखिए, आपको मैं एक सजेशन दूंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में टेक्स्ट बुक के अंदर ये पूरा टेबल है। वंस आप गो थ्रू करके जाओ, उसमें से 1-2 मार्क का तो आपका एग्जाम में आएगा और आएगा ही। क्लियर, तो एक बार उसको टेबल को अच्छे से गो थ्रू कर दीजिए। उसी टेबल में से भी ये क्वेश्चन है कि तीनों जब इक्वल होंगे तो आपकी लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिशियन डैश डिराइव्ड अ फॉर्मूला नाउ नॉन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें कौन से ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फॉर्मूला दी थी, तो वो थे श्रीधराचार्य। तो हमारा आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट, फॉर एनी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए a10 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है a10 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस 10 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 9d होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए, आपके पास एक पॉइंट तो है ए बी और दूसरा बोला है फ्रॉम द ओरिजिन, तो आप क्या लोगे, 0 0 से लोगे। अगर मैं इसकी फॉर्मूला की बात करूँ, डिस्टेंस फार्मूला की बात करूँ, तो आप कैसे करोगे, a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो आपको दिया गया है, देखो b में आंसर ये आपका आएगा b। फ्रॉम द ओरिजिन बोला है, मीन्स आपको जो दूसरे पॉइंट लेने वो कौन से लेने, 0,0 करके ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 45। अच्छा, अब है ना, पिछले वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, साइन 45 की वैल्यू 1 नहीं आती थी, क्या आती है, 1/√2 आती है। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको भी अब ढूंढेंगे। साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, हमें पता है 1/√2, पर उसमें ये आंसर सही था कि है ना, साइन स्क्वायर 45 हो या कॉस स्क्वायर 45 हो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 ही आती है। तो ये वैल्यू तो इक्वल ही थी, सिर्फ मिस्टेक इतनी हो गई थी कि मैंने वहाँ पे 1 लिख लिया था। चलिए, तो अब इसकी अगर ये तो हुई साइन की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होती है, तो साइन स्क्वायर 45 की अगर बात करूँ तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर हो जाता है 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये रूट स्क्वायर कैंसल आउट, तो 1/2 आएगा। 1/2 आपको दिया गया है आंसर बी में, तो आपका आंसर आएगा बी। चलो, फॉर एनी इंफॉर्मेशन x बार इज इक्वल टू 15, z इज इक्वल टू 15, देन m इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो, पहले तो हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर मैं एक चीज बताती हूँ आपको। पहले देखो, z की वैल्यू कितनी दी है, 15 दी है। m हमें ढूंढने को बोला है, x बार हमें दिया गया है 15, 15 इज इक्वल टू 3m बराबर, यहाँ पे आएगा 30, 30 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 45 इज इक्वल टू 3m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 45/3। तो पता है 15 3 ज़ा 45, तो इसका भी 15 आया। अच्छा, अब एक चीज़ जो बोलनी थी वो ये कि जब भी आपके पास x बार z, ये दो की वैल्यू सेम होगी तो तीसरे की भी सेम होगी। अब ऐसा जनरली किस केसेस में होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जब आपका आंसर कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है।
बराबर। ऐसे केस में क्या होता है, एक्स बार मीन्स मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन हो जाते हैं, ठीक है। बट आप कैसे समझोगे ये कब आएगा, देखो जनरली अगर आपको 2 की वैल्यू इक्वल दी गई है ना तो थर्ड की इक्वल ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें एक्चुअल में यहाँ पे ये सारा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ये तो फिर भी देखो कई बार क्या होता है ना, इक्वल दी है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो फिर भी आप फॉर्मूला वाइज सॉल्व करोगे तो भी आप आंसर तक तो पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाने का अर्थ इतना है कि इससे समय बचता है। अगर ये चीज़ें देख लो, अगर 2 की वैल्यू सेम है तो तीसरा भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो फिर हम फॉर्मूला वाइज तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पर अगर दोनों की सेम दी है तो हम सेम वैल्यू रख के आ जाएंगे। क्लियर है। तो आपकी इसकी वैल्यू भी आई सी, कितना आया तो आपका भाई जो है 15 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो, फिर बोला है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू 7 to 12। आपके जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स करने को बोला है। 3 + √16 इज अ डैश नंबर। अब कई बच्चे ना इसका रूट देखकर ही बोल देंगे इरेशनल है। बेटा 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का। 4 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 + 4 आएगा। अब मुझे बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, ऑब्वियसली रेशनल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर, ना कि इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0 हैज द जीरोज अल्फा एंड बीटा देन अल्फा इंटू बीटा। देखो भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, a की वैल्यू 0 नहीं है, अल्फा बीटा इसके 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट फाइंड करने को बोला है। तो हमारी फॉर्मूला क्या है, c/a। डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछी थी। चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 ऑन द बैलेंस डाइस। अब देखो डाइस के अंदर टोटल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर हमारे 6 होते हैं। उसमें से 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, तो भाई 1, और टोटल हमारे नंबर कितने 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट। अब अगर आप टेबल की बात करो, बराबर, ट्रिगोनोमेट्री के टेबल की हम बात करें तो जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होके बढ़ती जाती है। क्लियर है। जैसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी ना तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। 0 से बढ़कर आधे तक पहुंचेगी, आधे से ज़्यादा होगी, इस तरह से मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर यही स्टेटमेंट कॉस थीटा के लिए होता है ना तो वैल्यू डिक्रीज होती है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर क्या बोला है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो 1 एंड ओनली 1 पॉइंट। तो आपका आंसर आएगा 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मॉडल क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज व्हाट। अब मॉडल क्लास की बात की गई है तो आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना उसके सामने वाला क्लास आपका क्या होता है, मॉडल क्लास होता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 16, उसके सामने वाला क्लास है 30 to 40, तो ये आपका मॉडल क्लास बन जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स मांगे गए हैं। तो पहले बोला है HCF 5,15 इज इक्वल टू 10 होगा। देखो 5 का तो 5 ही आएगा, ठीक है, और 15 की अगर बात करूँ उसको सॉल्व करूँ तो अच्छा दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो 5 है ना कि 10 है, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाता है भाई फॉल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द polynomial y is equal to p of x is given in a figure. In this case, the number of zeros of p of x is equal to 3. Is it true or not? Obviously yes. क्यों? आपके देखो जितने पॉइंट x एक्सिस पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उतने आपके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे, 1 2 एंड 3। तो आपको यही दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है ट्रू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। For a pair of linear equation a1 by a2 b1 by b2 shows that equations are consistent. तो yes, देखिए जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। तो अगेन ये भी उसके टेबल के बेसिस पे ही है, आप एक बार गो थ्रू करके जाइए। ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाता है ट्रू, करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0 ना। हमें पता है सम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब अगर समझो क्या किसी प्रोबेबिलिटी के 3 इवेंट है, किसी एक्सपेरिमेंट के 3 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी नहीं इवेंट के, तो अगर उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बोलूँ तो 1 होगी ना कि 0, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है फॉल्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 to 20 है, आंसर इन वन वर्ड दिए हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या पूछा गया है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म मांगी है मतलब ए एन ढूंढना है, तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस फॉर्मूला ही मांगी है और कुछ नहीं कहा है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ द पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। बार बार घूम फिर के ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कितने आते हैं, तो भाई 2, सिंपल है, 2 टेंजेंट होंगे जो पैरेलल आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सन ईस्ट से ही राइज होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी है, कभी भी ऐसा है कि 50% चांसेस है कि सन आज ईस्ट से राइज करेगा, कल वेस्ट से करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। ऑलवेज ईस्ट से ही क्या होगा, सनराइज होगा। तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जो श्योर प्रोबेबिलिटी होती है ना, सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमेशा 1 होती है। क्लियर। चलो, गिव द हाइट ऑफ द क्लास 70, 65, 75। अच्छा अगर हाइट मांगी गई है, क्लास लेंथ मांगी गई है, तो कितना आएगा, इसकी हाइट कितनी आएगी, सॉरी लेंथ नहीं, हाइट कितनी आएगी। तो भाई हमें क्या करना है, अपर माइनस लोअर, जो आपको क्लास दिया गया है वो। तो 75 माइनस 65 तो आपका आएगा 10, आपका आंसर आएगा 10। आगे बढ़ते, फिर क्या बोला है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करूँ, ये हेमिस्फीयर है। अच्छा पूरा अगर स्फीयर होता है ना, तो उसकी जो होता है टोटल एरिया, वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आधा कर दिया, ये तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, बट हेमिस्फीयर किया पर ये भी तो है ना, ये भी तो एक सर्कल है, मतलब इसका भी एक जुड़ जाएगा। तो हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, एक ये तो 2 रहेंगे और प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपका अगर हेमिस्फीयर की बात की है तो क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, तो भाई पूरे स्फीयर को आधा कर दिया, ये तो 2 हो गया, बट जैसे ही आपने इसको काटा तो यहाँ पे तीसरा सर्कल तो बन रहा है ना, एक और सर्कल बन रहा है। तो आपका क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको दिया गया है, देखो सी आपका आंसर आएगा। फिर अगेन बोला है वॉल्यूम ऑफ 10 रुपी कॉइन। अब रुपी कॉइन हो के 10 रुपी हो के 5 रुपी हो, अगर आप देखोगे उसको ध्यान से तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो सिलेंडर का। सिलेंडर के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या आती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका आंसर आएगा ए। चलिए आगे बढ़ते, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मांगा गया है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मांगा गया है, तो उसकी फॉर्मूला तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये दिया गया। फिर बोला है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल की बात की है, स्फीयर की नहीं, पहले ये समझ लेना। वैसे तो उसका पैरामीटर तो होता भी नहीं है, एरिया होता है। चलो अब सर्कल की अगर बात करूँ, पूरे सर्कल का क्या आता है, तो 2 पाई आर आता है। सेमी सर्कल बोल दिया। अब सेमी सर्कल की बात कर रही, मतलब इसका सर्कल का क्या हो गया, आधा, बराबर। इसको डिवाइड बाय 2 करो तो ये तो हो गया पाई आर, इतना भाग आपका हो जाएगा पाई आर। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है, तो यहाँ पे एक आर है, ये आर है, तो ये क्या हो जाता है, 2 आर हो जाता है, या तो डी भी बोल सकती हूँ, ठीक है ना। देखिए तो अगर मैं इसके पूरे पैरामीटर की बात करूँ तो इसका तो हमारा आ जाएगा पाई आर, और अगर इसकी बात करूँ 1 रेडियस और 2 रेडियस ऐसे करके, तो हमारी फॉर्मूला कैसे बनेगी, पाई आर प्लस 2 आर। तो ये आपका सॉरी 2 आर, 2 पाई नहीं आएगा यहाँ पे, 2 आर, 2 आर, ठीक है। पाई आर प्लस 2 आर। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये पूरा पैरामीटर सेमी सर्कल का मिलता है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो ये पेपर का सेक्शन है वो होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे का पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं? अगर कोई बच्चा क्लास 6 से ही डिसाइड कर ले कि मुझे शेफ बनना है और वो हर साल प्रैक्टिस करता रहे, तो क्लास 12 तक वो 800 to 900 डिशेस बना चुका होगा। वो सिर्फ जॉब के लिए रेडी नहीं होगा,
वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है, अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकता है, इंडस्ट्री में नया नाम बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की। और लाइफ का सिंपल रूल है, जल्दी शुरुआत इक्वल्स ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस, लेट शुरुआत इक्वल्स ज्यादा स्ट्रगल। एग्जैक्टली वैसे ही CA फाउंडेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस जो बहुत कम लोगों को पता होती है, CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन क्लास 10 के बाद भी हो सकता है और वो रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहता है। जब एक नॉर्मल स्टूडेंट 12 के बाद सोच रहा होता है अब क्या करें, वही स्टूडेंट जिसने 10 के में ही CA डिसाइड कर लिया, वो 12 के तुरंत बाद फाउंडेशन का एग्जाम पास कर सकता है। इसका मतलब उसके 6 महीने बच सकते हैं और CA में 6 महीने का हेड स्टार्ट लाख्स की अर्निंग वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बड़ी सिटीज में स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस होती है, इसलिए वहां के स्टूडेंट्स 11th से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास 2 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। लेकिन छोटी सिटीज में कई स्टूडेंट्स को यह पता ही नहीं होता कि 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। वो 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, फिर रियलाइज करते हैं ये तो 2 साल पहले भी स्टार्ट हो सकता था, और तब रिग्रेट होता है। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। और एक और स्ट्रॉन्ग फैक्ट, CA फाउंडेशन का लगभग 70% सिलेबस क्लास 11 to 12 कॉमर्स से रिलेटेड होता है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स सेम होते हैं, बस डेप्थ और अप्रोच अलग होती है। मतलब अगर 11th से स्मार्ट प्लानिंग हो तो बोर्ड और CA दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट 11th से स्टार्ट करे, वो कंपटीशन से 2 साल आगे होता है, अटेम्प्ट सेव करने के चांसेस बढ़ते हैं, फियर खत्म होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। जैसे साइंस स्टूडेंट्स को क्लास 11 to 12 के साथ JEE और नीट का इंटीग्रेटेड एडवांटेज मिलता है, वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी क्लास 11 to 12 के साथ स्ट्रक्चर्ड CA ओरिएंटेड प्रिपरेशन का इक्वल एडवांटेज मिलना चाहिए। नवसारी में ये स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन सिर्फ जुमानी एकेडमी ही प्रोवाइड करता है। इसलिए पिछले 11 साल में 12 बोर्ड में हमारे 100% रिजल्ट रहा है। हर स्टूडेंट को एवरेज 10 to 15% इंप्रूवमेंट मिला है। और पिछले 3 अटेम्प्ट्स में नवसारी के CA फाउंडेशन टॉपर्स हमारे यहां से ही आए हैं। डिसीजन सिंपल है, रिग्रेट करना है बाद में या स्मार्ट स्टार्ट लेना है आज। सक्सेस एक्सीडेंट से नहीं मिलती, अर्ली अवेयरनेस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से मिलती है। एडमिशन ओपन है, एनरोल नाउ। हाय एवरीवन, एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं जुमानी एकेडमी में। हम कर रहे थे मार्वल के सेक्शन A का सॉल्यूशन मैथमेटिक्स बेसिक में। अभी तक हम कुल 5 पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं और अब आगे बढ़ते हैं पेपर 6 के साथ। तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 6 का सेक्शन A। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हो, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है टोटल होता है 24 मार्क का। उसमें भी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन का होता है 1 to 6 तक का। तो जो हमारा है, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। आपको बोला है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन x/5 माइनस y/3 इज इक्वल टू 4/5 कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख सकते हैं उसको पूछा गया है। चलिए, तो कैसे लिखेंगे, देखो अब ये इस तरह से हमें दिया गया x/5 माइनस y/3 इज इक्वल टू 4/5 इस तरह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, इसका एलसीएम आएगा 15, देन 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, अब बेस सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 आएगा इज इक्वल टू व्हाट 4/5, ठीक है। ये 15 यहाँ डिवीजन में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 इंटू व्हाट 15, 5 1 जा 5 3 जा, तो क्या इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। 12 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ साइड आएंगे तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनता है और आपको दिया गया है। तो इसका आंसर आपका आएगा C, 3x माइनस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एलसीएम करके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ डैश देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 has two different and real roots. देखो टू डिफरेंट और रियल रूट्स कब होते हैं, रियल रूट्स बोला है और टू डिफरेंट रूट्स ऐसा कब होता है जब आपके डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब 0 से इसकी वैल्यू जो है आपकी डी की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा आएगी। तो आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है सी, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac के केस में दोनों डिफरेंट और रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर? अगर इक्वल टू 0 होगा तो रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं, यहाँ पे टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए फॉर एन ए पी 0, 1/6, 1/3, 1/2 वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस ढूंढने का बोला है। तो हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू 1/6 माइनस 0, क्यों, a2 माइनस a1 करते हैं ना, तो a2 हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा a1 1/6 में, तो कितना आएगा 1/6 आएगा। अगर आपको देखो अगेन दूसरा भी करके देखना हो तो कर सकते हो, a3 माइनस a2, तो आपको क्या दिया गया 1/3 माइनस 1/6। अगर मैं एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारा 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 होल अपॉन व्हाट 6, 1/6 ही आया आगे, ठीक है। तो आपका जो डी आएगा वो कितना आएगा 1/6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज, अब देखो ए बी के फॉर्मूला अगर हम रख देते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हमारी क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमारे x2 की वैल्यू हमें दी गई है -2, सॉरी 0, ये रही x2, ये x1 y1, x2 y2। अब x2 की वैल्यू में 0 दी गई है, इसकी भी 0 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की अगर बात करूँ तो -2 माइनस 6 होल स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया 0, तो यही बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना आएगा -8 का होल स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई 64, 64 अगेन किसका स्क्वायर है, तो भाई 8 का है, 8 स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 8। क्लियर है? तो आपको आंसर दिया गया है 8, दैट इज बी, आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी हम जो 9 से करते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, बचपन से करते आ रहे हो, ये आइडेंटिटी तो पता है ना। अच्छा इसका फॉर्म भी कुछ इस तरह का ही है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो मैं इसकी जगह पे ये रख सकती हूँ, वैसे ही इसकी जगह पे इसे रख सकती हूँ ना कि भाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा रख सकते हैं ना। अब देखो 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा आता है। अब ये कहाँ से आया, तो ये आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये वहाँ जाएगा तो माइनस, तो मतलब क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा तो इसकी जगह पे ये रख सकती हूँ, उसी हिसाब से यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिवन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू 25, एक्स बार इज इक्वल टू 25, देन सिग्मा एफ आई डी आई हमें ढूंढने को बोला है। अब देखो हमारी फॉर्मूला बनती है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब एक्स बार की ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, ये एज्यूम भी हमने दे दिया गया है 25, एफ आई डी आई की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी दी हुई है 100। अब ये 25 प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एफ आई डी आई अपॉन 100। अच्छा इन दोनों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन 100, ये 100 भी वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो सिग्मा एफ आई डी आई की भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, तो हमारा आंसर आएगा 0, डी, ये हमारा आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। अब देखो
फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट। पहले तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो जब भी ऐसा आपको ट्री दिया गया है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होती है ये वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंटू 7, 7 3 से 21 होगा, 21 इंटू 2 दैट इज 42 आएगा। अब हमसे मांगा क्या गया, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ x की वैल्यू हुई हमारी 42 और y की वैल्यू हुई हमारी 21 और इन दोनों का टोटल ही तो मांगा है। अगर हम टोटल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 63 दिया हुआ है आंसर। हाँ जी, दिया हुआ है 63। क्लियर। इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। एज शोन इन द फिगर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स हैज़ डैश रियल जीरोस। अच्छा, अब मुझे एक बात बता, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है नहीं है तो हमारे ज़ीरो भी क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। कोई भी नहीं है। जितने पॉइंट इधर टच करते हैं बराबर किस पे, एक्स एक्सिस पे, उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहाँ पे तो एक भी पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, ज़ीरो आएगा। आगे दिया गया है इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.45, पी ऑफ नॉट इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी नॉट ए कितना आएगा वो मांगा गया है। पी ऑफ ए बार ढूंढने को बोला है। तो यहाँ पे अगर 0.45 है, हमें पता है टोटल कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, अगर ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.45, 1 में से जाएगा 0.55, आपका आंसर आएगा। क्लियर है। तो आपका आंसर आएगा 0.55। अब यहाँ देखिए ये आपको सम दिया गया है 8 10x इज इक्वल टू 15 देन साइन एक्स माइनस कोस एक्स ढूंढने को बोला है। अब देखो ऐसे देखा जाए तो सम बड़ा है, पर यहाँ देखिए अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इस तरह से दिया 8 10x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थीटा मेरा सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो ये जो साइड है ए बी सी, अगर इसको नाम दे देती हूँ, ये थीटा की वैल्यू हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे अपोजिट आएगा 15 और एडजेसेंट की वैल्यू आएगी 8। हाइपोटेनियस ढूंढना रहता है। अब कहीं बच्चे ना पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ढूंढेंगे, मैं बोलती हूँ मत करो। क्यों क्यों, इतना, एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। पर क्वेश्चन मत करो ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आपको एक चीज़ क्लियर है, पता है क्या, साइन थीटा हो, साइन थीटा की फॉर्मूला क्या आती है, अपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या आती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ठीक है, अच्छा दोनों में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो क्या होता है, हाइपो ही होता है। दोनों में हाइपो तो कॉमन ही होता है। ठीक है, और यहाँ देखो आपको जो भी आंसर दिया है ना, सब में देखो कॉमन एक जैसा ही दिया है। वैसे तो ढूंढना पड़ता है मुझे भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, पर जब मैंने देखा कि यहाँ पे सारी वैल्यूज इक्वल दी हुई है, मतलब ये हमारा हाइपो क्या है 17 है, दैट्स इट। क्लियर। अब देखो साइन थीटा पहले आप ढूंढो, साइन थीटा ढूंढो, साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर थीटा यही है अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट कितना है 15/17। अच्छा, आप कॉस थीटा अगर ढूंढना हो तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो दैट इज 8/17। ठीक है, अब बोला है दोनों को माइनस करके वैल्यू फाइंड आउट करो, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो कितना होता है 15/17, 8/17, बेस सेम है। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यूज क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी डायरेक्टली एलसीएम के हिसाब से। तो हमारा क्या आएगा 15 माइनस 8/17 दैट इज 7/17। ये आपका आंसर आएगा 7/17। ठीक है ना, तो 7/17 दिया गया, हाँ दिया है, देखो ये आपका आंसर आएगा। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे तीनों की वैल्यू ऐसी थी और मुझे पता है साइन और कॉस दोनों की वैल्यू में अपॉन में तो हाइपो ही आता है, तो हाइपो तो ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं किया। अगर देखो यहाँ पे आंसर डिफरेंट दिए हुए होते, समझो कि यहाँ पे 17 दिया है, यहाँ पे 16 या कुछ दिया होता, तो मुझे फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट रहती कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो। पर जैसे कि क्वेश्चन इजी दिया था इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत करना सही नहीं समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A line which intersect the circle at only one point is called what? अब सर्कल को एक लाइन एक ही पॉइंट पे अगर टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज, मॉडल क्लास कौन सा होता है? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास हमारा होता है मॉडल क्लास। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 32 तो उसके सामने का क्लास कौन सा है? 30 to 40, तो ये हमारा हो जाता है मॉडल क्लास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो यस, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। रूट 5 की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है इरेशनल नंबर ही होती है, तो ये तो बड़ा सही है। चलिए आगे बढ़ते। देयर आर ओनली 2 पॉलिनोमियल्स हु जीरो आर 4 एंड -3, ना ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिसके जो रूट्स हैं 4 -3 हो सकते हैं, तो ये ऐसा कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ 2 ही पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये आपका जो आंसर है वो है फॉल्स, क्योंकि इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट मेनी। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो पॉलिनोमियल्स है उसका जो रूट्स हैं वो 4 -3 आवे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट दिया गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 8 एंड 6x - 4y = 9 आर कंसिस्टेंट, ट्रू और फॉल्स। पहले तो हम अगर इसको कंपेयर करूँ इस तरह से, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो क्या हो जाता है? 3/6 = 2/-4 -8/-9। अब माइनस कहाँ से लाई? तो देखो मैंने इसको यहाँ साइड लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, पर ये देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, मतलब मैं बोल सकती हूँ ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इवन तीनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और जो आंसर आता है यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, और ये कैसा है? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट कहलाती है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। क्लियर? चलिए, फॉर इवेंट ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए बार इज पॉसिबल। हाँ, तो पॉसिबल है। देखो, अगर देखो कोई प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की जो है टोटल, सॉरी, इक्वल हो सकते या नहीं, ऐसा हमें पूछा है। सपोज फॉर एग्जांपल कोई इवेंट होने की, सपोज फॉर एग्जांपल हेड और टेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है, वो कितनी होती है? 0.5। अच्छा, तो पी ऑफ ए बार क्या होगी? टेल की, या तो हेड ना होने की मतलब टेल होने की, 0.5। अच्छा, 0.5 वैल्यू इक्वल आई कि नहीं आई? मतलब ये हो सकता है, तो हाँ ट्रू। कब हो सकता है? जब प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ होगी। जैसे हेड और टेल में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल की हाफ है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है ना। समझो कि मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब मैंने पी ऑफ ए लिया, हमारे फेवरेबल आउटकम है हेड, तो पी ऑफ ए लिया 0.5, तो टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी? मतलब या हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। तो दोनों इक्वल है ना, दोनों वैल्यू, तो ये जो है वो है ट्रू है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बोला है राइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर ए एन इज इक्वल टू 4n + 1। अब आपको इस तरह से ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसमें कैसे वैल्यू रखूँगी? समझो कि मैंने हमें जब भी इस तरह से दिया हो और ए पी ढूंढना है, तो क्या करेंगे? हम एन की वैल्यू में रखेंगे। समझो मैंने पहली टर्म ढूंढने के लिए किया, तो एन की जगह पे रखूँगी 1, तो क्या हो जाएगा? 4 + 1 दैट इज़ 5 हो गया। अच्छा, तो वैसे ही सेकंड टर्म ढूंढना हो तो एन की वैल्यू क्या रखूँगी? 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 1 दैट इज़ 4 2 ज़ा 8 + 1 तो 9 आ गया। अच्छा, वैसे ही थर्ड टर्म ढूंढनी हो तो तीसरा रखा, 4 3 ज़ा 12 + 1 दैट इज़ 13। 3 टर्म काफ़ी है हमें ढूंढने के लिए, तो क्या आएगा? 5, 9, 13 एंड सो ऑन। आगे करना हो तो कर सकते हो, पर इतनी ज़रूरत नहीं है, 3 टर्म तक रख के आओगे तो भी चलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया वो देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दैट लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। सपोज ये सर्कल है और कोई ऐसी लाइन जो इसको 2 पॉइंट में कट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन मैथ्स एग्जाम। अब 80 में से 80 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। मुझे एक बात बताओ, टोटल मार्क्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 1 अप टू व्हाट? 81।
अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, हमारा n कितना होगा? 81। फेवरेबल इवेंट दैट इज m कितना होगा? एक ही बार एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि 80 में से 80 लावे, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है P ऑफ A इज इक्वल टू m बाई n फेवरेबल बाय टोटल दैट इज व्हाट 1/81। 81 क्यों लिया है? देखो 0 मार्क्स भी तो आ सकते हैं ना, 0 से हम मार्क्स काउंट करते हैं। टोटल 80 मार्क की एग्जाम है तो 0 to 81 होगा। ठीक है, उसमें भी 80 लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, बराबर ना? तो हमारा क्या आएगा? 1/81। अब कहीं बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं कि 1/80 लिख देते तो मार्क्स गए, तो बेटा 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलो, अब इन अ मीडियन m इज इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। व्हाट डू यू मीन बाय सी एफ? अब यहाँ पे जो ये सी एफ है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है सिर्फ। आप जब भी मीडियन अगर आपने सॉल्व किया है कहीं पे भी, तो आप जानते होगे जो आपका मीडियन क्लास होता है ना, उसकी आगे की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। देखो आपके पास 3 चीज़ें होती है, एक तो होता है आपके पास x, फिर होता है f, फिर आप सी एफ करते हो। जब आप सी एफ करते हो तो आप क्या करते हो? एक ब्लॉक बनाते हो, बराबर है? कहाँ पे? मीडियन क्लास के लिए। तो इसके ऊपर की जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ये सी एफ होता है। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे? तो आप यहाँ पे लिखोगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the median class। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये सब में तो हमने देखा नहीं। तो बेटा देखो, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, हम सिर्फ अभी लास्ट सेशन में ही सिर्फ 1 मार्क में सॉल्व कर रहे हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये किस तरह से ढूंढते हैं, तो बेटा आपने मीडियन तो किया ही होगा, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। यहाँ पे हम फुल सम सॉल्व नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो आपने जब सॉल्व किया होगा तो आपने फ्रीक्वेंसी की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी। जो मीडियन क्लास होता है उसके ऊपर की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा ये सी एफ होता है। जो अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से आप मीडियन के सम सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको बोला गया है मैच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सक्यूज मी, 21 दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम तो डायरेक्ट फॉर्मूला सामने ही दी हुई है, पाई आर स्क्वायर एच आता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं पूछा है। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 28, देन डायमीटर 28 है, मतलब रेडियस कितना होगा? हाफ, दैट इज 14 हमारा रेडियस है। अच्छा, फिर क्या मांगा गया है? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया ढूंढिए भाई, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करनी है। देखो पाई नहीं रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं 22/7, अगर कुछ नहीं बोला है और हमने अभी आर ढूंढा, कितना था हमारा? 14 इंटू 14। अच्छा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 22 इंटू 2 दैट इज 44 इंटू 14। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है? 4 4 ज़ा 16, एक ऊपर 4 4 ज़ा 16 एंड 17, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 6 7 8 9 10 11, देन एक ऊपर 5 एंड 6 616। हाँ देखो दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमें एरिया दिया गया है। अब नेक्स्ट जो पूछा है वो देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, उसका भी सर्कमफेरेंस। अब देखो क्वाड्रेंट मतलब क्या? ये चौथा वाला भाग। ठीक है, अगर मैं इसको 4 भाग में बांट दूं तो इसका क्या मांगा गया है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब क्या? इसका पैरामीटर मांगा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल पैरामीटर हमारा क्या होता है? 2 पाई आर। अगर क्वाड्रेंट की बात की गई है तो डिवाइड बाय 4। अच्छा, ये वो मिल जाएगा हमें, डिवाइड बाय 4 करते इतना। अच्छा, उसके अलावा ये पोर्शन, मतलब अगर क्वाड्रेंट है मतलब ये इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करने को बोला है। ये तो आपका हो गया डिवाइड बाय 4 करके, मतलब पूरे का सर्कमफेरेंस अगर हो, पूरे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो तो 2 पाई आर होगा। अगर 1/4 कर दूंगी तो डिवाइड बाय 4 कर दिया। बट ये भी तो जुड़ेगा ना, आर प्लस आर। ठीक है, दैट इज 2r भी जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारी फॉर्मूला कुछ इस तरह की बनेगी। अब अगर इसमें वैल्यू में रखती हूँ तो 22/7 इंटू आर होगा हमारा 14/4 प्लस 2 इंटू 14।
7 1 ज़ा 7 2 ज़ा बराबर है 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारा 22 डन। और 14 2 ज़ा 28 28 प्लस 22 तो हमारा आता है 50। दिया गया है, हाँ दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा बी। ठीक है, एक बार फिर से इसको सही से समझा देती हूँ। थोड़ा सम अभी तक ऐसा कोई सम आया नहीं है, आए तो भी घबराना नहीं है। देखो आपका जो सर्कल है वो 4 भाग में बटा हुआ है। भाई क्वाड्रेंट पूछा है, मतलब चौथे भाग का जो है ना सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, ये बाउंड्री लाइन ढूंढनी है। ठीक है, तो पहले तो ये पूरे का हमें पता है 2 पाई आर होता है, और इसका ढूंढना है इतने से भाग का, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया। और ये एक आर, ये दूसरा आर, ठीक है ना। फिर हमने इसको कैसे किया, फॉर्मूला तो हमें मिल गई। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया वैल्यू रख के, तो पहले 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, ऊपर कितना बचा 2 इंटू 22 इंटू 2, और नीचे क्या बचा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 22। और इसकी बात करूँ 2 इंटू 14 दैट इज 28, दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 50। और इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है वो हम एंड करते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, तब तक बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।